तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न आरपीएससी आरएएसएसआई का हमारा बैच चल रहा है जिसमें हम भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख जो वंश है उनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश या गुप्त जो साम्राज्य है उसके बारे में कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, किसने इसकी स्थापना की, क्या इसकी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे रहने वाली है। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो वो उनके बारे में अपने जानेंगे। देखो, जो गुप्त साम्राज्य है इसका उदय होता है तीसरी शताब्दी के लास्ट में, अंत में, और कौशाम्बी में ये होता है। प्रयाग के निकट कौशाम्बी जगह आती है वहां पे। और संस्थापक जो इंपॉर्टेंट है यही पूछा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक आता है आपके श्रीगुप्त, जिसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहता है। अगर हम बात करें श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी की कि नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन रहता है, वो घटोत्कच होता है, 280 से 320 ईस्वी तक रहता है। फिर जो महान शासक आता है गुप्त के अंदर, तो जो प्रथम महान शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, आगे एक द्वितीय भी आएगा, तो पहले हम प्रथम की बात करेंगे। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम बैठते हैं गद्दी पे। अब पत्नी इनकी आती है लिच्छवी राजकुमारी और उपाधि लेते हैं महाराजाधिराज। तो इनकी उपाधि कौन सी लेते हैं? ये महाराजाधिराज की उपाधि लेते हैं। जो आगे राजा आएंगे वो थोड़ी अलग उपाधि लेंगे, जैसे स्कंदगुप्त हो गया, तो वो थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। जो महाराजाधिराज की उपाधि लेते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम लेते हैं। फिर गुप्त संवत का भी प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो कि 319-20 ईस्वी में किया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ही इसकी शुरुआत करते हैं गुप्त संवत की, कैलेंडर कह सकते हो एक प्रकार से। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी आता है नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। राजगद्दी पे ये बैठता है 335 ईस्वी में। और समुद्रगुप्त आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करता है। तो ये कार्य करने पर, मतलब ये जो जीत विजय हासिल करने पर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आपके ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का नाम आपको दिमाग में बिठा लेना है। अगर इनके हम दरबारी कवि की बात करें, प्रमुख दरबारी कवि एक आता है हरिशेन, जो रचना करता है किसकी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करता है। इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था। जो समुद्रगुप्त था भगवान विष्णु का उपासक था। और उपाधि जो ये लेता है समुद्रगुप्त, अश्वमेघकर्ता की उपाधि लेता है, विक्रमक की लेता है, कविराज की लेता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, अश्वमेघकर्ता, विक्रमक और कविराज। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। और ये किससे स्पष्ट होता है? ये देखो दोस्तों, स्पष्ट होता है उसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए ना, तो उस पे हाथ में वीणा वादन करते दिखाया गया है। उन सिक्कों पे खुद को, स्वयं को उसने, समुद्रगुप्त ने, ये दे सकते हो आप तस्वीर में, ये समुद्रगुप्त की तस्वीर है, ये वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला जो उत्तराधिकारी आता है चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। इनका क्रम जरूर याद रखना आप, ठीक है, क्रम भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 380 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठता है। इसका शासनकाल में जो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, 1000 बार पूछा जा चुका है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के आया, ना कि प्रथम। तो प्रथम और द्वितीय में थोड़ा कंफ्यूजन अपने को पहले से ही क्लियरिफाई करके चलना है। शकों पर देखो, विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के भी सिक्के चलाए। तो ये पूछा जाएगा कि किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए, तो शकों पर। प्रसिद्ध कवि जो कालिदास हैं, ये भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इसके बाद उत्तराधिकारी आता है कुमारगुप्त प्रथम, जिसे गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। 415 से 454 ईस्वी तक इसका रहता है शासनकाल। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, कुमारगुप्त प्रथम ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। फिर अगला उत्तराधिकारी आता है स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहता है, जो कि गिरनार पर्वत पर स्थित
सुदर्शन झील का यहाँ पे पुनरुद्धार कराता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय वाला आपको याद रखना ही रखना है। फिर देखो क्या है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त और सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। पर्णदत्त को, जो स्कंदगुप्त है ये पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त करता है। इन्हीं के शासनकाल में हूणों का भी आक्रमण यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। और जो विष्णुगुप्त है ये अंतिम गुप्त शासक था, तो ये याद रखना है। विष्णु के उपासक भी थे ये, और विष्णुगुप्त इनका अंतिम गुप्त शासक था। तो ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो। ये देख सकते हो आप तस्वीर में जो गुप्त एम्पायर है, ठीक है, कितना फैला हुआ है। लगभग आपके पूरे भारत में ही ये गुप्त एम्पायर है। ये पाकिस्तान तो पूरा यहाँ पे कवर कर ही रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की। जो गुप्त साम्राज्य है इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सबसे बड़ी इकाई इसकी होती थी प्रदेश की, मतलब देश होती थी, अपने विदेश ये तो देश का। लेकिन इसमें जो शासक कहलाता था वो गोपना कहलाता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देश का जो शासक था पूरे का वो क्या कहलाता था? गोपना। तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर दूसरी आती है भुक्ति। इसका शासक कहलाता था ऊपरिक। भुक्ति का क्या कहलाता था? ऊपरिक। फिर क्या है कि भुक्ति के नीचे एक आती थी विषय। विषय का विषयपति है, तो आराम से याद रख सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला है। तो देश का गोपना और भुक्ति का ऊपरिक, और सबसे बड़ी देश भुक्ति, फिर विषय हो गई। क्रम भी याद रख सकते हो। फिर पुलिस जो विभाग है इसका मुख्य अधिकारी कहलाता था दंडपाशिक। दंडपाशिक, पाशिक लिखा हुआ है ये। और जो साधारण कर्मचारी की बात करें अपने, जिसको अपने कांस्टेबल से कंपेयर कर सकते हैं, तो पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी है वो चाट या बाट कहलाता था। और जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम सभा द्वारा यहाँ पे संचालन होता था, जो वर्तमान में भी क्या है कि अपने इसी से रिलेटेड है। मुखिया ग्रामीण कहलाता था, और अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महत्तर कहलाते थे। अब हम बात करें ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी दोस्तों पेठ। क्या है कि जो कृषि के आधार पर भूमियों का भी यहाँ पे वर्गीकरण किया गया था। कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र कहलाता था। वास्तु वास करने का योग्य भूमि, रहने का स्थान। चारागाह भूमि, पशुओं को चारा योग्य भूमि। तो ये फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है वो कहलाती थी सील, ठीक है। और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी वो अपरत। ये चौथा और पांचवा आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जो सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। और गुप्त काल का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, तो ये था उज्जैन। उस समय उज्जैन। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ठीक है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? गुप्त राजाओं ने, गुप्त शासकों ने। और अभिलेखों में इसे दिनार भी नाम दिया गया है, ठीक है। और पहली बार किससे सती होने का जो प्रमाण मिला है ना, फर्स्ट टाइम, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो पहली बार सती होने का प्रमाण यहाँ पे मिला है 510 ईस्वी में। किसमें? एरण अभिलेख में, जो कि भानुगुप्त ने लिखा था। तो इसमें क्या है कि भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होती है, ठीक है। और वेश्यावर्ती करने वाली महिलाएं गणिका कहलाती। और जो वृद्ध वेश्या है उसे कुटनी कहा जाता था। क्या? कूट ऐसे लिखा हुआ है ये, कुटनी। और गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म है संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ पे मिले हैं। उसके प्रमाण की बात करें कि ये विष्णु के उपासक थे, तो दशावतार मंदिर बताता है, देवगढ़ जिला ललितपुर में आता है, ये इसका प्रमाण है एकमात्र। और अजंता की यहाँ पे जो 29 गुफाओं में से 16 और 17 की है ना, वो गुप्तों से संबंधित है। देखो अजंता में 29 गुफाएं हैं, जिसमें क्रम संख्या की बात करें तो 16वीं और 17वीं गुफा गुप्त शासकों से संबंधित है। देखो संख्या 16 में क्या है कि मरणासन राजकुमारी है की मूर्ति से मिली है। और संख्या 17 में जो चित्र है उसे चित्रशाला कहा गया है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं बौद्धों से। और गुप्त कालीन जो भी अन्य गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफा धार जिला एमपी में भी मिली है। और गुप्त काल में क्या है कि विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया, ठीक है। क्या? पंचतंत्र, जो कि 5 भागों में बांटा था। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राण,
प्राणाश और अपरिशाकारित्व। ठीक है, अपरिशाकारित्व, ये 5 भागों में जो पंचतंत्र है वो बांटा गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो भी विद्वान रहते थे, तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वराह मिहिर, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और गुप्त राजाओं की जो भाषा थी वो संस्कृति शासकीय भाषा की बात करें। ठीक है, और गुप्त काल में जो चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। और मंदिर बनाने की कला की हम बात करें तो इसका प्रारंभ गुप्त काल में ही होता है। इन्होंने अन्य और भी मंदिर बनवाए। और अगर हम बात करें दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, जो भी सांस्कृतिक उपलब्धि यहाँ पे, जैसे मंदिर निर्माण कला, संगीत कला में भी यहाँ पे अच्छा योगदान रहा था। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।